जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है समीर कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन। आज का वीडियो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू। और ये वो एमसीक्यू हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी यही एमसीक्यू आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था की पुस्तक है द थ्योरी ऑफ इनकम्स। इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जे एम कीन्स। क्या नाम है? जे एम कीन्स ने ही द थ्योरी ऑफ इनकम्स लिखी है और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो आप याद रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो वित्तीय समावेशन, इसका उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय समावेशन, ये आपको ऑप्शन में दिया होता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां प्रचलित हैं? यानी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की कितनी विधियां प्रचलित हैं? तो 3 विधियां जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की प्रचलित हैं। सबसे पहले क्या होता है राष्ट्रीय आय? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी अवधि में यानी एक वर्ष में कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन का योग ही राष्ट्रीय आय है। यानी अंतिम रूप से जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका जो कुल उत्पादन एक वर्ष के अंदर किया गया है उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अच्छा, भारत में इसके मापन की 3 विधियां हैं। एक है उत्पादन विधि, एक है आय विधि और व्यय विधि है। समझ रहे हैं ना? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय आय विधि में किस मद को शामिल किया जाता है? तो किस मद को शामिल किया जाता है आय विधि में? तो सेवानिवृत्ति पेंशन को इसमें शामिल किया जाता है। जबकि लॉटरी से प्राप्त आय, छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, इन सबको आय विधि के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय के मापन में आय विधि में राष्ट्रीय आय का आकलन एक वित्तीय वर्ष में एक देश के सामान्य नागरिक निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के कुल जोड़ के रूप में होता है, यानी टोटल इनकम की एडिशन के रूप में होता है। लेकिन इस विधि में वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, स्कॉलरशिप, चोरी, सट्टेबाजी से प्राप्त इनकम, लॉटरी से प्राप्त इनकम, इन सब को इंक्लूड नहीं किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम आपको अपनी ई बुक्स के बारे में बता देते हैं। ये हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च हो चुकी है। इस एक ई बुक के अंदर आपको विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर जीके, ए टू जेड कंप्लीट आपको इसी एक स्टैटिक जीके की ई बुक के अंदर मिल जाएगा। और ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 5100 वन लाइनर क्वेश्चंस आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे और ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। साथ ही आप चाहें तो हमारी करंट अफेयर की बुक डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही मेहनत से हमने इस ई बुक को क्रिएट किया है और ये आपके आगामी एग्जाम में डेफिनेटली आपको सफलता दिलाने वाली है। साथ ही हमारी विज्ञान की भी ई बुक लॉन्च हो चुकी है, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ये बुक्स आपके आगामी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के किस वर्ष भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 20 रुपए व्यक्त किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान व्यक्त किया था। तो किस वर्ष किया था? तो वर्ष 1868 में दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 20 रुपए प्रति व्यक्ति है, याद रखिएगा। अच्छा, मैं आपको कुछ और बताता हूं इसी से रिलेटेड। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय का सबसे पहला जो अनुमान था ना, वो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था और 1868 में लगाया था। इसके बाद फिर आप देखेंगे तो लॉर्ड कर्जन ने लगाया, फिर कहा 30 रुपए प्रति व्यक्ति है। वाडिया और जोशी ने लगाया, इन्होंने कहा 44 रुपए प्रति व्यक्ति है। फिर वी के आर राव ने 62 रुपए प्रति व्यक्ति, यानी ये आगे आने वाले वर्षों की बात हो रही है। तो धीरे धीरे जो प्रति व्यक्ति आय थी वो बढ़ती चली गई थी। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले अनुमान वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लगाया गया था, कितने रुपए? 246 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई गई थी। ये स्वतंत्र भारत का अनुमान था पहली बार। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो इसके लिए मूल्यवर्धन विधि, आय विधि, व्यय विधि, तीनों ही विधियां अपनाई जाती हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो ये बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। जैसे आप देखोगे ना, इस वक्त नॉर्थ कोरिया वो ज्यादा किसी देश से मतलब ही नहीं रखता, अपने ही देश में खुश रहता है, ना ही ज्यादा किसी से आयात करना, ना ही कोई निर्यात करना। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसे ये अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं होती है। भारत में किस समिति ने सर्वप्रथम 1976 में मूल्यवर्धन कर यानी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स की
सिफारिश की थी, ध्यान से सुनिएगा, सिफारिश की थी, ये एल.के. झा समिति थी। इसी ने 1976 में वैट की सिफारिश की थी कि वैट जैसा कोई टैक्स होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, 1976 में एल.के. झा ने सबसे पहले वैट की सिफारिश की थी, लेकिन 2005 में असीम दास गुप्ता समिति की अनुशंसा पर इसे लागू किया गया था। अगर वैट के लागू करने की बात करी जाए तो कब लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। और किस समिति की सिफारिश पर या अनुशंसा पर लागू किया गया था? असीम दास गुप्ता की अनुशंसा पर लागू किया गया था। लेकिन सबसे पहले इसकी सिफारिश एल.के. झा समिति ने 1976 में की थी। फास्टैग योजना भारत में कब से लागू हुई थी? तो 1 दिसंबर सन 2019 से फास्टैग योजना लागू हुई थी। क्या है, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। अगला प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया के संदर्भ में असत्य कथन मतलब कौन सा झूठ है जो मैंने यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा, उसको चुनना है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी स्टैंड अप इंडिया की। और दूसरा है, यह उन सभी इच्छुक व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराता है जो स्वरोजगार करना चाहते हैं। देखिए, 2016 में शुरू हुई थी, ये तो सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। नहीं, ये जो दूसरा वाला पॉइंट दिया ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा असत्य है? तो दूसरा वाला जो है वो असत्य है, सत्य पहला वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब क्या सत्य है, क्या असत्य है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सॉरी। अच्छा, असत्य को चुनना है ना, तो भाई ये थोड़ा गड़बड़ है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो हो जाता है कभी कभी, इंसान है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शुरुआत तो 2016 में हुई थी, ये तो सत्य बात है। इस योजना का जो उद्देश्य था ना, वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना था। जबकि पॉइंट नंबर 2 बोल क्या रहा है कि सभी इच्छुक व्यक्तियों को, लेकिन सभी इच्छुक व्यक्तियों की बात यहाँ पर नहीं की गई है। एग्जैक्टली उद्देश्य क्या था? एससी एसटी और महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ही इस योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। समझ गए ना? अगला प्रश्न ले, अनवरत योजना, इसको रोलिंग प्लान बोलते हैं, ये कब चलाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चलाया गया था 1978 से 80 यानी 2 साल के बीच में ये चलाया गया था। अब अनवरत योजना जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलाया गया था 2 साल के लिए। ये योजना 5वीं योजना है, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसे 1 साल पहले ही खत्म कर दिया गया था और उसी के बाद ये चलाया गया था। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 में चली थी और वो 78 तक ही चली थी। दरअसल चलना तो 79 तक चाहिए था, लेकिन 78 तक ही चलाई थी और उसके बाद इन्होंने दो साल रोलिंग प्लान चलाया। प्रश्न नंबर 12 है, रेपो रेट में वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी ट्रू नहीं है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, रेपो रेट आरबीआई के मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत आता है। जी हाँ, रेपो रेट में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर में कमी की जाती नहीं, देखिए वृद्धि की जाती है, ये सही है। रेपो रेट में अगर वृद्धि होगी तो जो वाणिज्यिक बैंक होंगे वो भी अपनी ब्याज दर को बढ़ाएंगे। रीजन क्या होता है? रेपो रेट होता क्या है, आप पहले ये जानो। रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो आरबीआई से पैसा लेते हैं, यानी जिस रेट पे आरबीआई जो इन बैंक्स को, वाणिज्यिक बैंक को पैसा देता है, उस रेट को रेपो रेट बोलते हैं। अब अगर बैंक्स आरबीआई से पैसा ले रहे हैं हाई रेट पे, तो जाहिर सी बात है वो देंगे भी हाई रेट पे, यानी रेट में वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये असत्य है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें जो श्रमेव जयते योजना है 2016 में नहीं शुरू हुई थी, ये दरअसल शुरू हुई थी 16 अक्टूबर सन 2014 को। अगर बाकी योजनाएं देखेंगे तो सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में शुरू हुई थी, और मैंने आपको जनधन योजना भी बताया था, वो भी 2014 में शुरू हुई थी। हृदय योजना 15 में और उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। उज्ज्वला योजना जिसमें फ्री गैस सिलेंडर से उपलब्ध करवाए गए थे, है ना, वो आपको याद होगी। तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा। कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का घटक नहीं है? ठीक है, कौन सा? देखिए, समष्टि और व्यष्टि दो होते हैं। समष्टि मतलब होता है मैक्रो, मुझे लिख देना चाहिए था इंग्लिश में, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं, मैक्रो। व्यष्टि जो होता है वो माइक्रो होता है। तो इसमें कौन समष्टि अर्थशास्त्र का नहीं, मैक्रो का घटक नहीं। मैक्रो मतलब होता है बड़े पैमाने पर। तो राजकोषीय नीति बड़े पैमाने पर, विनिमय दर बड़े पैमाने पर होती है, उपभोक्ता तो बड़ा छोटा सा हो जाएगा ना, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। तो यही जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में
नहीं आता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में नहीं आता? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है मैं आपको बता देता हूं एक बार थोड़ा सा, अगर आपको ना पता हो तो जान लीजिएगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में बांटा गया है अर्थव्यवस्था को। और तृतीयक, प्राथमिक में क्या आता है? जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, तो आप शॉर्ट में याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त हो। और जब हम उसको कुछ निर्माण विनिर्माण कर लें तो वो आता है हमारा द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र जो होता है वो सेवा क्षेत्र होता है। अब ये बात कर रहे हैं द्वितीय क्षेत्र की, में नहीं आता है। तो खनन करके हम कुछ कोयला वगैरह निकाल लें, वो तो प्राकृतिक है ना, तो वो तो प्राथमिक क्षेत्र में चला जाएगा। और निर्माण विनिर्माण, गैस आपूर्ति हो गया, बिजली आपूर्ति हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं ये द्वितीय क्षेत्र से संबंधित होती हैं। थोक मूल्य सूचकांक में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो सेवाओं को जो है वो थोक मूल्य सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है। इसमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। तृतीय क्षेत्र जो होता है वो सेवा क्षेत्र होता है, इसे थोक मूल्य सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ की स्थिति में होता है? देखिए, अच्छा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ जाए, तो उससे फायदा किसको होता है? तो जो ऋणी होता है, जिसने लोन ले रखे हैं ना, उसको काफी फायदा होता है। मान लीजिए उसने वर्ष 2000 में वर्ष 2000 में आपके दोस्त ने आपसे 1000 रुपए लिए थे, ठीक है, और आज 10 साल हो गए, मान लो 20 साल हो गए, अभी भी उसने लोन आपको नहीं दिया है, तो 2020 में वो आपको 1000 रुपए वापस करता है, तो फायदा किसको हुआ? फायदा आपके दोस्त को हुआ, क्योंकि उस वक्त 1000 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू रही होगी, लेकिन आज अगर उससे आप 1000 रुपए वापस लोगे ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। आप दोस्ती में आप इंटरेस्ट तो यहाँ पर नहीं लगाओगे, मुझे पता है ना। तो ये ऋणी को सबसे ज्यादा फायदा होता है। अगर थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट भी होता है तब भी उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी की जाती है? तो आर्थिक समीक्षा वित्त विभाग के जो वित्त मंत्रालय होता है उसके आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा जारी की जाती है। इनमें से किस समिति का संबंध गरीबी मापने के की समिति से नहीं है? तो देखिए, इसमें जो दिनेश गोस्वामी समिति है इसका संबंध गरीबी मापने की समिति से नहीं है। बाकी के आप देखेंगे ना, तेंदुलकर समिति 2005 में, रंगराजन समिति 2012 में, और लकड़वाल समिति 1993, ये सभी जो है गरीबी मापने से संबंधित है। वहीं अगर गोस्वामी समिति की बात करें 1990 में बनी थी, और इसने चुनाव के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव और सिफारिशें पेश की थी। तो ये चुनाव से संबंधित है, गरीबी मापने से संबंधित नहीं है। ये लकड़वाल समिति जरूर याद रखिएगा, ये वाली हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। लौह और इस्पात उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? लौह और इस्पात उद्योग ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा, क्योंकि कुछ न कुछ बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या किया, जो ओर होता है, इस्पात होता है, वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। इस्पात को निकाला और उसको फिर से उसमें कुछ निर्माण विनिर्माण किया। इस्पात से हमने क्या, जो धातु होती है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो धातु निकालोगे तभी तो उस धातु से कुछ बनाओगे, तो वो द्वितीय क्षेत्र में। अभी हम कुछ बनाते हैं, जैसे कि हमने गेहूं उगाया, क्या उगाया, गेहूं उगाया, गेहूं से बनाया आटा, और आटे से बना लिया सैंडविच। क्या बना लिया? सैंडविच। तो ये हमने क्या किया, हमने कुछ बना लिया ना, जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुआ उससे कुछ हमने बनाया, तो द्वितीय क्षेत्र में चला जाता है। निम्न में से किसका संबंध बैंगनी क्रांति से है? जी हाँ, आपने पीली सुनी होगी, आपने नीली सुनी होगी, आपने बैंगनी बहुत कम सुनी होगी। जी हाँ, लेवेंडर उत्पादन से संबंधित है ये बैंगनी क्रांति। लेवेंडर एक फूल होता है, सुगंधित फूल होता है, उसे इत्र वगैरह हो गया, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, खुशबू वाली चीजें काफी सारी अवेलेबल होती हैं, तो वो लेवेंडर से बनाई जाती हैं। तो बैंगनी क्रांति लेवेंडर उत्पादन से रिलेटेड है। भारत में कार्यरत बैंकों की अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग तरल कोष के रूप में तथा कुछ भाग स्वर्ण व प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता है। इस दर को क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये बैंक है, मान लीजिए यूको बैंक है, कोई सा एक बैंक ले लेते हैं, यूको बैंक है, यूसीओ बैंक है, और ये आरबीआई है, ठीक है। देखिए, यूको बैंक आरबीआई के पास क्या करता है, अपना कुछ रेशियो जो होता है रखता है, ठीक है। आरबीआई के पास इसको कुछ रखना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं सीआरआर। क्या बोलते हैं उसको? सीआरआर बोलते हैं। ये अप्रॉक्स 4%, 4.5%, 3% ऐसे करके होता है। फिर होता क्या है, एक और रेशियो होती है, तो ये कैश रिजर्व रेशियो होता है जो यूको बैंक आरबीआई के पास रखता है। एक और होता है एसएलआर, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात। ये क्या होता है? आरबीआई कहता है कि आपके पास जितना जमा
है पैसा उसका कुछ परसेंटेज, मान लीजिए 21%, मान लीजिए 21%, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितना है, इतना टाइम आप चेक करिएगा सैलरी कितना है, 21% मान लीजिए, अप्रोक्स इतना ही रहता है, 21 और 21-20 के आसपास ही रहता है, ठीक है। तो ऐसा इतना पैसा आपको अपने पास रखना होगा। कैसे? आप चाहे स्वर्ण प्रतिभूति के रूप में रखो और कुछ आपको तरल यानी पैसे के रूप में ही डायरेक्ट रखना होगा। क्यों रखना होगा? मान लीजिए कोई कस्टमर आ गया और आपसे पैसे मांगने लगा, आपको भाई हमारे पास तो है नहीं, तो ये जो पैसा आपको रखना होता है ना, इसीलिए रखना होता है ताकि अगर कस्टमर वगैरह आ जाए तो आपको दे सके, या आपको जरूरत लगेगी ना पैसे की तो आप दे सके। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा का पूरा 100 रुपए आपके पास आया और आपने उठा के धन्य से लोन दे दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको कुछ पैसा अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है, कुछ आरबीआई के पास रखना पड़ता है, कुछ अपने पास। जो आरबीआई के पास रखोगे उसे सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, और जो आप अपने पास रखोगे उसे एसएलआर बोला जाता है। तो यहाँ पे वही तो बोल रहे हैं, तरल कोष अपने पास जो रखना होता है प्रतिभूति के रूप में, पैसे के रूप में, उसे वैधानिक तरलता कोषानुपात यानी एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोला जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं। वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है? तो ये आर्थिक मामलों का विभाग होता है और इसी के द्वारा जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो किया जाता है। जब बजट होता है ना, बजट के एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय की आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है और मुख्य आर्थिक सलाहकार की भूमिका इसमें काफी महत्वपूर्ण होती है। इसे संसद में संघीय बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। जब बजट आता है ना तो इसके एक दिन पहले ही तो ये आता है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? ध्यान से देखना है। तो आईएमएफ आईएमएफ का तो वाशिंगटन डीसी में है, सही है। डब्ल्यूटीओ का भी जिनेवा में है, सही है। और एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग इसका भी सिंगापुर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, ये वियना में नहीं है। यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर वियना में नहीं। अब आप कहोगे सर वियना में नहीं तो कहाँ है? तो ये है पेरिस में। कहाँ है? ओईसीडी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है, इसमें जो सही नहीं है वो चुनना है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है, बिल्कुल है भाई। भारत में श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था है, हाँ भाई जरूर है। भारत में आय की असमान वितरण है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। भारत में निर्भरता दर निम्न है, नहीं भाई निर्भरता दर निम्न तो नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब आपको अगर समझ ना आ रहा हो तो मैं आपको बताऊं, देखिए हमारी इंडिया में क्या होता है, एक फैमिली में 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, अर्निंग करने वाले 1 या 2 लोग हैं, बाकी के सारे लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो क्या है, यही तो है ना, निर्भरता दर उच्च है भारत के अंदर, ठीक है। अर्निंग बॉडीज कम है और उन पर डिपेंडेंट ज्यादा लोग हैं, इसे ही बोलते हैं भारत में निर्भरता दर अधिक है। तो इनके अकॉर्डिंग निम्न है, लेकिन इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, गलत हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य कथन को चुनना है। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, ये सत्य है या नहीं? जीडीपी से मूल्य ह्रास घटाने पर एनएनपी निकलता है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर असत्य की बात करोगे तो ऑप्शन नंबर मतलब 2 होगा, ये ऑप्शन सही होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्या हो रहा है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। तो किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम लोग सिर्फ वो चीजें शामिल करते हैं जो हमारे देश के नागरिकों द्वारा अर्न की जाती है, ठीक है, हमारे देश के नागरिकों द्वारा। अब जैसे हमारे देश के नागरिक हैं या हमारे देश की कंपनीज हैं, उन्होंने जो कुछ भी अर्न किया है उसको जीएनपी में शामिल किया जाता है 1 साल के अंदर। मान लीजिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए ए है, ए मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, इसकी कुछ कंपनीज भारत में भी चलती हैं, ठीक है, और कुछ कंपनी विदेश में भी चलती हैं। तो जीएनपी में आप क्या भारत वालों को शामिल करोगे, जो इनकम भारत में हुई है उसे भी शामिल करोगे, और जो उसने विदेश में की है उसे भी आप शामिल करोगे। तो ये होता है जीएनपी। अब यहाँ पे कह रहे हैं एनएनपी कैसे निकालते हैं। एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट जब भी निकालना हो, जब भी नेट जैसा शब्द लग जाए वहां से आपको डेप्रिसिएशन घटाना होता है। अब जीएनपी निकालना है, सॉरी एनएनपी निकालना है तो आपको जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटाना होता है।
क्या घटाना होता है? डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास जो है वो घटाना होता है। लेकिन ये कह रहे हैं जीडीपी में से घटाओ, जीडीपी में से नहीं घटाएंगे। अगर जीडीपी में से आप मूल्य ह्रास घटाओगे तो ना निकलेगा एनडीपी। क्या निकलेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल करके आएगा। तो एनडीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। क्या होता है? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। याद रखो, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, सीधा फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि एनएनपी का फॉर्मूला क्या है। तो जब भी नेट निकालना हो ना तो उसमें से आपको डेप्रिसिएशन घटाना है। तो एनएनपी बराबर होता है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन घटाना होता है। आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो स्वस्थ भारत, प्रगतिशील भारत ये जारी किया जाता है। आपदा जोखिम सूचकांक जारी नहीं किया जाता है क्योंकि ये जो है गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, बाकी के जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। निम्न में से किस समिति के संबंध केवल शहरी गरीबी आकलन से है? देखिए, गरीबी आकलन से सारी रिलेटेड है, लेकिन कौन है जो सिर्फ शहरी गरीबी आकलन से संबंधित है? तो ये है एस.आर. हाशिम समिति। बाकी तेंदुलकर आप देखेंगे और एनसी सक्सेना या लकड़वाल, ये भी गरीबी से रिलेटेड हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए। अच्छा, मैं यहीं पर बताता हूं। तो एस.आर. हाशिम समिति का गठन जो है 2012 में हुआ था। ये समिति केवल गरीबी आकलन से संबंधित है, सॉरी शहरी गरीबी आकलन से रिलेटेड है। लेकिन अगर बाकी के आप देखेंगे, चाहे तेंदुलकर समिति हो, लकड़वाल समिति हो, ये जो है ना, ये शहरी और गरीबी शहरी और ग्रामीण दोनों ही गरीबी आकलन से रिलेटेड है। समझ गए ना? यहाँ पे शहर और ग्रामीण इलाके दोनों को ही शामिल किया गया, लेकिन एस.आर. हाशिम समिति ने जो आकलन किया वो सिर्फ और सिर्फ शहरी गरीबी का आकलन किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनके ईयर्स भी आपको याद रखने हैं। लकड़वाल समिति स्पेशली याद रखिएगा, ये हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर में वृद्धि के संदर्भ में सत्य है? यानी कैश रिजर्व रेशियो की बात हो रही है। जो बैंक्स है ना, वो आरबीआई के पास जो रखते हैं ना कैश रिजर्व, उसकी बात हो रही है। तो वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक मुद्रा, अब भाई अपना पैसा उठा के तुम आरबीआई को दे रहे हो, बढ़ गया है, ज्यादा देना पड़ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। पैसा ज्यादा होगा नहीं तो दोगे कहां से? वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा कम उपलब्ध होगी, यही सही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि जैसे ही आरबीआई ने सीआरआर बढ़ाया, सीआरआर बढ़ाने का मतलब होता है अब आपको ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब ज्यादा पैसा आप आरबीआई के पास रखोगे तो आपके पास कम पैसा बचेगा, तो आप लोन नहीं दे पाओगे, कम मुद्रा उपलब्ध होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। आरबीआई के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों को अपनी विशुद्ध देयता का कुछ हिस्सा नकदी के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। किसके पास रखना पड़ता है? आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इसे सीआरआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीआरआर बोलते हैं। और जो अपने पास रखना पड़ता है उसे एसएलआर बोलते हैं। समझ गए ना? अब चाहे ऐसा, अब सीआरआर अगर बढ़ जाएगा तो आरबीआई के पास बैंक्स को ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, इसलिए उनके पास उधार देने के लिए कम मुद्रा उपलब्ध होगी। समझ गए? अगला प्रश्न ले चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। काफी टेक्निकल क्वेश्चन इस बार आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, नाबार्ड की स्थापना जो है 1985 में नहीं हुई थी। नाबार्ड की स्थापना दरअसल 12 जुलाई सन 1982 को हुई थी। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 को हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना जुलाई 1988 में हुई थी। और भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी की जो स्थापना है अप्रैल 1990 में हुई थी। सारे सन याद रखिएगा, एग्जाम में अपने आप में एक एक प्रश्न बन के आते, सीधा पूछेगा एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लौह इस्पात निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र की अंतर्गत नहीं आती है, यानी सरकारी नहीं है भाई साहब, प्राइवेट है। तो ये जमशेदपुर जो इस्पात निर्माणशाला है ना, ये प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। अगला प्रश्न है, कहां पर है ये जमशेद इस्पात निर्माणशाला? बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया जाता है? तो आईएमएफ के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। कौन सा? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो होता है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी जारी किया जाता है। ये सारे सूचकांक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो सागरमाला परियोजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। सागरमाला परियोजना देश के बंदरगाहों के आधारभूत ढांचे में
परिवर्तन की योजना है और इसे 2015 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लास्ट ईयर जो 2022 में यूपी में पीईटी का यानी पेट का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका सही जवाब होगा 1969। हो सकता है इस बार के भी पेट में ये प्रश्न पूछ लिया जाए। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में और उसके बाद फिर से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये कब किया गया था? ये 1980 में किया गया था। कब किया गया था? 1980 में। और ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार, ये वाला पूछ ले। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम सृजन कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चली थी और इस दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो 1993 में शुरू किया गया था। ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी के सुमेलित है। तो 16 में नहीं शुरू हुई थी, तो ये कब शुरू हुई थी? तो ये दरअसल शुरू हुई थी 15 में। कब शुरू हुई थी? 2015 में ये शुरू हुई थी स्मार्ट सिटी योजना। अगर अटल पेंशन योजना की बात करेंगे 2015 में शुरू हुई थी। श्रमेव जयते 2014 में शुरू हुई थी। सौभाग्य योजना है वो दिसंबर 2017 में हुई थी और स्मार्ट सिटी योजना जो है वो जून 2015 में शुरू हुई थी। देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस समिति की स्थापना की गई थी? तो गांवों तक जो वित्तीय सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सके, इसके लिए उषा थोराट समिति का गठन किया गया था। याद रखिएगा, गांवों तक वित्तीय सेवाएं, क्योंकि पहले साहूकार हुआ करते थे, वो लोग लोन देते थे और किसान कभी लोन नहीं चुका पाते थे, इसलिए किसानों को सुसाइड करना पड़ जाता था। फिर सरकार ने क्या किया? उषा थोराट समिति का गठन किया ताकि गांवों तक भी वित्तीय सेवाएं पहुंचाई जा सके, बैंक्स पहुंचाए जा सके। अगला प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड, इसको केसीसी बोलते हैं, इस योजना की शुरुआत किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी? इनका नाम था यशवंत सिन्हा। क्या नाम था? यशवंत सिन्हा। देखिए, यशवंत सिन्हा 1998 से 2002 तक केंद्रीय मंत्री रहे थे और इन्होंने ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी 1998-99 में। याद रखिएगा, ये केसीसी योजना को जो ईयर है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जरूर से याद रखिएगा। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? इसके लिए होता है क्या, किसान के पास जितनी जमीन होती है उसी जमीन के आधार पर ही बैंक उनके लिए क्रेडिट कार्ड बना देते हैं और किसान चाहे तो अपनी फसली वर्ष पे उस क्रेडिट कार्ड पर लोन ले सकते हैं। ठीक है, और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ना के बराबर होता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत केंद्र सरकार का योगदान कितना होता है? कृषि सिंचाई योजना में केंद्र सरकार कितना योगदान देती है? तो 75% केंद्र सरकार देती है, बचा हुआ राज्य सरकार दे देती है। और शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब जैसे जैसे वृद्धि होगी, जनसंख्या वृद्धि, तो आर्थिक विकास क्या होगा? स्लो हो जाएगा। भाई ज्यादा लोग होंगे, संसाधन तो उतने ही है ना, तो उससे होगा क्या? जो आर्थिक विकास की गति है वो मंद हो जाएगी। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? तो आर्थिक विकास की व्याख्या कैसे की जा सकती है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद अच्छा है तो भाई अच्छी है, प्रति व्यक्ति आय है और आर्थिक जन कल्याण, तो इनमें से सभी जो है ये सही लग रहे हैं। तो ये सारे ही जो है ये आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार हैं। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2023 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? इस बार 132वें नंबर पे है भारत। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132वें स्थान पे है। शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है और टोटल ये 191 देशों पर जारी की गई थी। 191 देशों में 132वें स्थान पे है। ये करंट अफेयर्स का भी आपके लिए प्रश्न बन जाएगा और इकोनॉमिक्स का भी प्रश्न है। पहला मानव विकास सूचकांक यानी पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब जारी किया गया था? तो वो तो 1990 में जारी किया गया था, लेकिन किसने जारी किया था? ये महबूबुल हक ने जारी किया था 1990 में। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि महबूबुल हक किस देश के अर्थशास्त्री थे? तो ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे और इन्होंने 1990 में पहला मानव विकास सूचकांक जारी
किया था। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। मैंने आपको बताया भी था, जो चीजें हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिले, चाहे वो खनन से प्राप्त हो और चाहे हम कृषि करके उगा लें, तो वो क्या होती हैं, वो सारी क्या होती है, प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और आपको सबको पता भी होगा, आई होप पता होगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट और इजी चीज है। अर्थशास्त्र किनकी रचना थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी, विष्णुगुप्त ने की थी, कौटिल्य ने की थी। आपको इतने सारे नहीं भाई, सब एक ही व्यक्ति हैं। और अर्थशास्त्र में बताया क्या गया है, इसमें अर्थशास्त्र से रिलेटेड मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। क्या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें नहीं है इसमें राजनीति से रिलेटेड चीजें हैं। क्या राजनीति से रिलेटेड चीजें हैं, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में किस पर प्रकाश डाला गया है, तो राजनीति पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? साख मतलब क्रेडिट यानी लोन का आधार नहीं है, तो शिक्षा नहीं है भाई साहब। आप मान लीजिए हाई स्कूल पढ़े हैं तो आपको हम 10 लाख रुपए लोन देंगे, आप 12th पास हैं तो हम आपको 20 लाख रुपए लोन देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, ट्रस्ट है, चुकाने की क्षमता है, आपकी कितनी क्षमता है उसके बेस पर आपको लोन दिया जाएगा। ऋण की अवधि आप कितने साल के लिए लोन लेंगे, इन सारी चीजों का आधार माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन को आधार नहीं माना जाता। अब आप सर एजुकेशन लोन, वो अलग चीज होती है, इसमें आधार की बात हो रही है। ठीक है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी अगर जाए, जो जिसके पास कोई भी डिग्री नहीं है, उसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो, उसके पास देने की क्षमता हो, उसे लोन मिल जाएगा। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जाए, लेकिन अगर उसके पास चुकाने की क्षमता नहीं है तो फिर उसको लोन नहीं देगी बैंक, है ना। तो ये चीज आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है टका। क्या है? टका है। किसने कहा था? अच्छा एक आप बताओ, जापान की मुद्रा क्या है? क्या जापान की मुद्रा क्या है? अमिताभ बच्चन ने खान सर से पूछा था केबीसी में, जापान की मुद्रा क्या है, आप बताओ। अच्छा, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था केन्स ने। यानी बाप बेटा है, बेटा बाप है, इस तरह से समझ लो। देखो, कर्ज जो है जमा की संतान है, यानी कर्ज पिताजी हो गए और जमा संतान है, और जमा कर्ज की संतान है। इस बार जमा पिताजी हो गए और कर्ज जो है वो संतान हो गया। आप देख रहे हो ना, तो ये एकदम सही भी है। आप इसको ध्यान से पढ़ो, एक बार समझने की कोशिश करो तो आप समझ जाओगे। किसने कहा था? ये केन्स ने कहा था। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को बोलते हैं? तो वित्तीय राजधानी मुंबई को बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता है। इसे मनरेगा कहते हैं। अब आपकी समझ में आया होगा सर किसकी बात कर रहे हैं। तो 2005 में मनरेगा पारित किया गया था, मनरेगा अधिनियम, और इसके अंतर्गत जो ग्रामीण इलाके हैं वहां 100 दिन का रोजगार जो है उपलब्ध कराया जाता है। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है? तो 100 दिनों का। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, फुल फॉर्म याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? भाई ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, एक बार तो आ गया था एग्जाम में, मुझे खुद ही नहीं याद था। हाँ सच है, 1993 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, और मैं भी याद रखूंगा 1993 में। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इजी है, 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? ऐसा कौन सा मार्क लगा होगा फूड प्रोडक्ट पे जिससे आप समझ जाओगे कि हम इसको खा सकते हैं, ईडिबल है? तो होता है एग मार्क। क्या होता है? एग मार्क होता है। हॉल मार्क तो सोने पे लगा होता है, बुल मार्क नहीं होता है, और न ही ISI। ISI वाला कोई चीज ओरिजिनल होती है तो कहते हैं ये भैया हम कुकर लाए हैं ISI मार्क वाला, है ना, मतलब ओरिजिनल है बोलते हैं, स्टैंडर्ड है। तो एग मार्क जो होता है वो खाने के प्रोडक्ट्स पे लगा होता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो ये 1986 में हुई थी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी
कैसी है? तो भारत में जो ज्यादातर बेरोजगारी है ना, वो संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? जैसे कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री को चलने के लिए क्या है? बिजली की जरूरत है। अब जब बिजली आएगी यहाँ पे तभी तो ये फैक्ट्री चलेगी। अब यहाँ फैक्ट्री चलेगी तो रोजगार उपलब्ध होगा। तो लेकिन यहाँ बिजली नहीं आ रही है तो फैक्ट्री चले कैसी? अब मान लीजिए ये फैक्ट्री है, यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है, बन तो रहा है, लेकिन यहाँ से सामान जाने के लिए एक अच्छी रोड की जरूरत होगी, तभी तो भाई मार्केट तक सामान पहुंचेगा। पता चला यहाँ से यहाँ तक अच्छी रोड नहीं बनी। तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं आपको एग्जांपल देके क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। प्रच्छन्न मतलब होती है छुपी हुई बेरोजगारी। तो ये जो है ना, ये कृषि के क्षेत्र में दिखाई देती है। अब प्रच्छन्न, मान लीजिए किसी का 2 हेक्टेयर का खेत है, 2 हेक्टेयर का खेत है, इसमें 10 लोग खेती कर रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं। क्या? 10 लोग खेती कर रहे हैं, एक घर में 10 लोग हैं, 10 के 10 खेती कर रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं। अब अगर इसमें से अगर 3-4 लोग आप निकाल भी दो, मान लो 3 लोग काम ना भी करें, तो ये 7, और गेहूं, मान लो गेहूं उगा रहे हैं 5 कुंटल, ठीक है, मान लेते हैं भाई, इतना अंदाजा नहीं कि इसमें कितना उगता होगा। मान लो 5 कुंटल गेहूं एक साल में उगा रहे हैं, 10 लोग इस पे काम कर रहे हैं, 2 हेक्टेयर का खेत है। अब अगर इसमें से 3 लोग निकाल भी दोगे तो क्या 5 कुंटल से कम हो जाएगा गेहूं? नहीं, अगर 7 लोग भी काम करेंगे तब भी 5 कुंटल ही तो गेहूं निकलने वाला है। तो मतलब क्या है कि काम ज्यादा लोग कर रहे हैं, उनकी जरूरत भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये कृषि के क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। मैंने आपको बताया था ना कि 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक, और एक होता है तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो कृषि से रिलेटेड होता है, द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण से रिलेटेड होता है, तृतीय क्षेत्र जो होता है वो सेवा से रिलेटेड होता है। तो आजकल सर्विस सेक्टर से सबसे ज्यादा इनकम जो है वो सरकार को मिल रही है, इसीलिए राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? सर्विस सेक्टर का है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा रोजगार कौन सा सेक्टर उपलब्ध करवाता है, तो आज भी प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाता है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है गोवा की, ठीक है। क्यों? गोवा का क्षेत्रफल सबसे कम है, इसलिए यहाँ की सबसे जो प्रति व्यक्ति आय वो सबसे ज्यादा है। भारत राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो योजना आयोग के द्वारा किया जाता है या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है? तो सीएसओ, यानी जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करता कौन है? सीएसओ कैलकुलेट करता है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ही तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है, वही तो निकालता है, सारे डेटा कलेक्ट करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? किससे पता चलेगा कि आर्थिक विकास हो रहा है? कौन सा ऐसा चीज होना चाहिए, कौन सी मद होनी चाहिए? तो यह है प्रति व्यक्ति आय। जैसे कि गोवा में मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है, मतलब क्या है? यहाँ का आर्थिक विकास बहुत अच्छा है, यहाँ के लोगों का रहन सहन भी बहुत अच्छा होगा, यहाँ की एजुकेशन भी बहुत अच्छी होगी, सारी चीजें अच्छी होंगी। और गोवा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या कम है। अब क्षेत्रफल ही छोटा है, जनसंख्या भी यहाँ की कम है। तो होता क्या है, जो टोटल इनकम होती है ना, पूरी नेशनल इनकम जो होती है, टोटल इनकम, उससे जनसंख्या को भाग किया जाता है, तभी तो पर कैपिटा इनकम निकलती है। तो ये क्या होती है? यहाँ की कम होती है गोवा की, इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ पे पर कैपिटा इनकम है गोवा में। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में भाग दिया जाता है? अभी तो मैंने बताया देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे से संबंधित? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये ग्रेशम का नियम जो संबंधित है वो मुद्रा के प्रचलन से। ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों से होंगे, क्योंकि गलती से मैंने दोनों ही सेम ऑप्शन दे रखे हैं। तो मुद्रा के प्रचलन से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। क्या? बुरी मुद्रा जो अच्छी मुद्रा होती है उसे चलन से बाहर कर देती है, ये बोला जाता है। मुद्रा है, मुद्री नहीं है। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास 100 के 10 नोट हैं, 100 के 10 नोट हैं, ठीक है। तो आपके पास 10 नोट हैं, इसमें से 5 जो है थोड़े अच्छे हैं, 5 जो हैं अच्छे हैं,
मतलब एकदम कड़क नोट हैं, और 5 जो है थोड़े से डल हैं, कहीं कहीं से फटे भी हैं, किसी पे तो टेप भी लगा हुआ है। तो आप क्या करोगे, पहले इनको खर्चा करोगे कि इसको खर्चा करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप पहले ये वाले खर्चा कर दोगे, यानी इनको आप बचा के रख लोगे। तो यही होता है भाई, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करती है। आप शॉर्ट में समझ गए, ये ग्रेशम का नियम है। अगला प्रश्न है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसको हॉट मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्म मुद्रा बोलते हैं। मतलब क्या है, एक देश से दूसरे देश में पलायन करती है। इसे डॉलर, भाई साहब डॉलर तो वर्ल्ड वाइड चलती है ना, हर देश इसको एक्सेप्ट कर लेता है। आपके पास डॉलर है ना, आप किसी भी देश में घूम सकते हो, है ना, मतलब डॉलर मतलब जल्दी से एक्सचेंज हो जाता है। तो ये क्या है, इसको अच्छी मुद्रा मतलब गर्म मुद्रा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? इसको डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो टर्म है ना, ये आपको याद हो गया होगा। विमुद्रीकरण कब किया गया था, अभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने लाइन लगाई थी नोट बदलने के लिए। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, जब लगातार जो कीमतें होती हैं वो बढ़ती जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। हिंदी में मुद्रास्फीति बोलते हैं। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसको होती है? अगर इन्फ्लेशन आ गया है तो सबसे ज्यादा हानि किसको होती है? जिसने पैसा दे रखा है। क्या? जिसने पैसा दे रखा है। फिर मैं वही एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को 5,000 रुपए दे रखे। कितने? 5,000 रुपए आपने अपने दोस्त को दे रखे हैं, ठीक है, और आपने 1 साल पहले दिया था, तब इन्फ्लेशन उतना नहीं था, महंगाई उतनी नहीं थी। लेकिन अभी क्या है, इन्फ्लेशन अचानक से बढ़ गया। पहले मान लो कड़वा तेल 100 रुपए किलो बिकता था, अभी 1 साल बाद क्या हो गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, और भाई साहब और कड़वा तेल 200 रुपए लीटर बिक रहा है, 200 रुपए किलो बिक रहा है ना। अब क्या है, अब आपको दोस्त आपको 5,000 रुपए वापस कर देता है 1 साल बाद। तो अभी देख रहे हो आप, महंगाई भी बढ़ गई, आपका दोस्त 5,000 रुपए दे दिया, आपको तब भी नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ये बच्चे को भी पूछ लोगे, वो भी बता देगा। अब मैंने इसको लिया क्यों है, क्योंकि प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। बैंकों के बैंक बोलते हैं आरबीआई को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1 करोड़ बार यही प्रश्न पूछा गया है, और इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। एक खास बात बताऊं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा है? वो है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। समझ गए ना, इंपॉर्टेंट है। और अगर दुनिया का पूछा जाए, दुनिया का, तो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है। 1602 में एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। समझ गए ना। अगला, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? तो ये थी फेरवानी समिति, और फेरवानी समिति ने 1991 में राष्ट्रीय यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति दी थी, और 1992 में एनएससी की स्थापना हो गई थी, मतलब इसको वैधानिकता दी गई थी। तो याद रखिएगा, फेरवानी समिति। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? तो इसे बोलते हैं मानव पूंजी। क्या है भाई साहब? ये हमारी पूंजी है। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं वीडियोस बना रहा हूं, इससे मुझे इनकम होती है, हो रही है ना, तो मेरी पूंजी है ना। अब मेरा एजुकेशन, मेरा ज्ञान तो मेरे पास ही रहेगा। मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, कहीं और पढ़ाऊंगा, कहीं और पढ़ाऊंगा, कहीं और पढ़ाऊंगा, चाहे क्लास में पढ़ाऊं, ऑफलाइन पढ़ाऊं, ऑनलाइन पढ़ाऊं, तो कुल मिलाकर के मैं इनकम जनरेट कर सकता हूं। तो मेरी पूंजी है। समझ गए ना। आगे बढ़े। किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो अभ्रक हम लोग ज्यादा उगाते हैं, मतलब उगाते कि हमारे पैदा होता है भाई साहब, जमीन से निकलता है यार, है ना। जितने भी खनिज वगैरह जो होते हैं कहां से निकलते हैं? जमीन से निकलते हैं। तो अभ्रक हमारे यहाँ काफी ज्यादा होता है। तो भारत विश्व में जो है अभ्रक के मामले में पहले स्थान पे है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम विशाल उद्योग भारत का है सूती वस्त्र उद्योग। प्रश्न नंबर 76 है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑपरेशन फ्लड दूध से रिलेटेड है, मतलब मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और वर्गीस कुरियन ने शुरू किया था ऑपरेशन फ्लड, और 1970 में शुरू किया गया था। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मछली की बात करें तो मत्स्य उत्पादन में तीसरे नंबर पे भारत आता है। टॉप पे जो है वो चाइना आता है, चाइना के बाद इंडोनेशिया आता है मछली उत्पादन में। ठीक है, कौन आता है? इंडोनेशिया आता है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा गया है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर है?
तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका रोम में है। रोम क्या है? इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी रोम में इसका हेडक्वार्टर है। बहुत बार आया एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार की राजस्व का स्रोत नहीं है? केंद्र सरकार के तो उत्पादन शुल्क आय सभी देते हैं, लेकिन कृषि जो आयकर होता है ना, ये केंद्र सरकार का नहीं, ये राज्य सरकार का आय का स्रोत होता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, अरे भैया ये वाला प्रश्न याद रखो, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और लोग इसको छोड़ के आते हैं। केसी नियोगी, आप नहीं छोड़िएगा। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह तो बड़ा आसान है, 280। आसान है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने कई बार पढ़ाया है। आपने अगर पहली बार पढ़ा है तो कठिन है, और नहीं पढ़ा है एग्जाम में तो बहुत मुश्किल है, इससे कठिन प्रश्न हो ही नहीं सकता। 280 आर्टिकल में जो है वो वित्त आयोग का के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 280। भारत में फेरा का स्थान ले लिया। फेरा का स्थान किसने ले लिया? फेना अल्ट्रा ही लेना, नहीं फेमा होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, फेरा का स्थान फेमा ने ले लिया। आप कहोगे क्या सर फेरा फेरा कर रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ। फेरा होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1973 में आया था, और इसको रिप्लेस कर दिया था फेमा ने। 1993 में ये आया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट है, ये मैनेजमेंट एक्ट है। फेरा के जो रूल्स थे ना वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। इससे होता क्या था, फॉरेन एक्सचेंज पे काफी फर्क पड़ने लगा था, कम हो रहा था, हमारी आर्थिक वृद्धि कम हो पा रही थी। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, देखो ये होता क्या है, जब विदेशों से पैसा भारत आता है तो परमिशन की जरूरत होती है। तो फेरा एक्ट में था कि भैया जब विदेशों से कोई पैसा ले रहा है, मान लो फलानी कंपनी है एबीसी, ठीक है, ये व्यापार कर रही है, विदेशों से पैसा आएगा डॉलर में। अब विदेशों से पैसा आएगा तो एबीसी को पहले आरबीआई से मंजूरी लेनी पड़ेगी, और इसके अलावा कई सारे रूल्स रेगुलेशन है, इसलिए विदेशों से पैसा मंगाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ये फेरा था। लेकिन जब बाद में सरकार को लगा कि इससे तो यार हमारी तरक्की में थोड़ा अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो सरकार ने इसको चेंज करके फेमा बना दिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और जो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स थे उन सबको हटाया और इन सबको आसान बना दिया। अभी तो मैं बताऊं, मैं खुद विदेशों से पैसा मंगा लेता हूं। आप कहोगे सर आप किससे मंगाते हो? भैया यूट्यूब से पैसा विदेश से तो आता है, अमेरिका से आता है ना, तो वहां से क्या वो बैंक भेजती है डॉलर में। भाई पैसा किसमें भेजती है? डॉलर में, और हमारे बैंक में आ जाता है। जब आप अकाउंट खोलोगे, अगर आप यूट्यूबर बनोगे, बैंक में अकाउंट खोलोगे, और जब आपको एडसेंस का पैसा आना होगा तो आपसे आपके बैंक वाले जहां आपका अकाउंट होगा एक फेमा नाम का फॉर्म फिलअप करवाते हैं। ठीक है, फेमा नाम का फॉर्म फिलअप करवाते हैं, उसके बाद ही आपको एडसेंस का पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। बनिएगा यूट्यूबर तो आपको खुद ही पता चलेगा। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो कर सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था राजा चलैया को, और कर सुधार समिति से रिलेटेड समिति चलैया समिति, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी की कौन सी किस्म पाई जाती है? तो भारत में ये सारी की सारी बेरोजगारियां पाई जाती है। चक्रीय भी है, ग्रामीण अल्प रोजगारी भी है, और संरचनात्मक बेरोजगारी है। ये सारी जो है रोजगार नहीं होगा, ग्रामीण अल्प रोजगार, हाँ बहुत कम इसमें रोजगार मिलता है। प्रश्न नंबर 85 है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो खेती में कौन सी? खुली तो नहीं होती है, अदृश्य या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी भी इसे बोलते हैं। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ये जो है कृषि में देखने के लिए काफी मिलती है। मैंने आपको बताया भी था कि मान लीजिए 2 हेक्टेयर का खेत है और यहाँ से 5 कुंतल का गेहूं निकल रहा है, इस खेत पे 10 लोग काम कर रहे हैं। अगर इसमें हम 2 लोगों को कम भी कर देना, अगर 8 लोग भी काम करेंगे तब भी गेहूं 5 कुंतल ही निकलेगा, 6 नहीं निकलेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब 2 लोग ना बेवजह के यहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब एक तरह से छुपी हुई बेरोजगारी है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी भी बहुत पाई जाती है, और खेती होती है इसलिए अदृश्य बेरोजगारी तो ऑब्वियसली पाई जाती है। समझ गए ना? अगला प्रश्न लेते हैं, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो ये आजकल शिक्षित बेरोजगारी है। आजकल शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, और सबके सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ सभी का रुझान है, और कंपटीशन बहुत ज्यादा टाइट हो चुका है। आज आप देख सकते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन खुद नहीं कर सकता क्योंकि आप खुद ही इस चीज के भुक्तभोगी हैं। शिक्षित बेरोजगारी आजकल हमारे देश में बहुत ज्यादा व्याप्त हो चुकी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक में सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता है। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब निकाला जाता है तो इसमें जीवन प्रत्याशा, प्रौढ़ साक्षरता और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय इन सबको देखा जाता है, लेकिन सामाजिक असमानता को इसमें नहीं ध्यान दिया जाता है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है।
अगला प्रश्न है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट का मुख्य घटक नहीं है। तो अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है तो इसमें अल्प पोषण है और शिशु प्रतिरोधन है, शिशु मृत्यु दर है, इन सबको देखा जाता है। प्रति व्यक्ति आय से इसमें कोई लेना देना नहीं होता। ये सारे प्रश्न एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। ई चौपाल मानक नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ई चौपाल प्रारंभ किया था आईटीसी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने। भारतीय उद्यमिता विकास संगठन कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसका ये कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। प्लानिंग एंड द पुअर नामक किताब के लेखक कौन है? तो बीएस मिन्हास जो है इस किताब के लेखक हैं। अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे और कब दिया गया था? तो ये जॉन टिम बर्गेन को दिया गया था और ये फर्स्ट टाइम दिया गया था 1969 में। और भारत में पहला किसको दिया गया था? तो भारत में अगर देखें तो अमर्त्य सेन को दिया गया था 1998 में। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? अवमूल्यन किया गया था सन 1949 में। अवमूल्यन क्या होता है? तो अवमूल्यन ये होता है जानबूझ के हम अपनी मुद्रा का प्राइस कम कर देते हैं, मुद्रा का मूल्य जो है हम गिरा देते हैं। उससे होता क्या है, विदेशी जो होते हैं यानी विदेशी कंपनियां जो होती है हमारे देश की तरफ आकर्षित होती हैं और यहाँ पर वो रोजगार करना प्रारंभ करती है। इससे होता क्या है, जो विदेशी पैसा है, जो फॉरेक्स रिजर्व है, वो हमारा बढ़ने लगता है। समझ गए ना शॉर्ट में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसकी साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वृद्धि हो जाती है। अगर ये क्या कैश रिजर्व रेशियो की बात कर रहे हैं, नगद कोषानुपात, तो सीआरआर की बात कर रहे हैं। अगर आरबीआई जो है इसको कम कर देगी, तो आरबीआई कम कर देगी तो बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा, तो ज्यादा पैसा होगा तो मतलब ज्यादा लोन दे पाएगी बैंक, है ना। तो इसी तरीके से भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है वो हुई थी सन 1956 में। हरित क्रांति के संबंध मुख्यतः किस फसल से है? गेहूं से है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में प्रश्न पूछा गया था। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है, तो ये सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स से इनकम होती है सरकार को। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है, तो जो सरकार को ओवरऑल इनकम होती है, क्या इनकम होती है, सबसे ज्यादा सरकार किस मद पे पैसा खर्चा करती है? तो सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करती है ना सरकार ब्याज की अदायगी में। क्या करती है? ब्याज की अदायगी में। देखिए हमारे यहाँ जो होता है फिस्कल डेफिसिट, अक्सर आप देखोगे ज्यादा होता है। क्या होता है? फिस्कल जो डेफिसिट होता है वो काफी ज्यादा होता है। मतलब क्या होता है, मान लीजिए आमदनी 98 खर्चा रुपया, यही मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे यहाँ जब बजट बन के आता है तो आप देखोगे अगर इनकम 100 रुपए की हो रही है हमें, तो खर्चा जो है करीब 110 रुपए या 105 रुपए का होता है। तो 10 रुपए में जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है हमारा, वो हम क्या करते हैं, हम उधार लेते हैं। क्या करते हैं? उधार लेते हैं। जो उधार लेंगे 10 रुपए, अब ऐसे हर साल आप 10 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 30 रुपए उधार ले रहे हो, तो ये बढ़ता चला जाता है। अब इसका कर्जा ले रहे हैं तो इंटरेस्ट भी तो देना होगा। तो अब 100 रुपए जो इनकम होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ब्याज ले रखा है, मतलब जो कर्जा पहले से ही ले रखा है भारत सरकार ने, उसके ब्याज की अदायगी में काफी सारा रुपया चला जाता है। यानी इसका इंटरेस्ट पे करने में ही कितना रुपया चला जाता है, मूल तो पता नहीं कब दे पाएंगे, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पैसा ब्याज की अदायगी में जाता है। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक प्रश्न आपको देकर के जा रहा हूं, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसको होती है और सबसे ज्यादा लाभ किसको होता है, दोनों चीज बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।